हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी ना। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था 12th क्लास के अंदर, वो हम पढ़ रहे थे क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे। और डी ब्लॉक के बारे में हमने 2 लेक्चर्स कर लिए थे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इसके अंदर हम चर्चा करेंगे धात्विक प्रकृति जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे कैसे हमारे पास रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन कुछ पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, धात्विक प्रकृति पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, धात्विक प्रकृति की मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे शो करते हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आराम से, ध्यान से, है ना। ठीक है, कंसंट्रेट रहिए एक साथ। तो धात्विक प्रकृति का मतलब क्या होता है कि कोई भी, हाँ आप सब लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जो धातु तत्व होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, धात्विक प्रकृति शो करते हैं। क्या करते हैं, धात्विक प्रकृति। मतलब क्या होता है कि आप सब लोग जानते हैं कि धातु जो होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है। वो धातु कठोर होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो हमने क्या कहा कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, लगभग सभी धात्विक प्रकृति दर्शाते हैं। अब ये जो धात्विक प्रकृति दर्शाने का वो सिस्टम है, वो कैसे होता है कि मैंने कहा कि किसकी धात्विक प्रकृति ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना। मैंने कहा कि धातु जो होते हैं उसमें धात्विक बंध मिलता है। तो धातु परमाणुओं में, धातु के अंदर क्या होता है, धातु परमाणु एक दूसरे से कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, धातु के अंदर परमाणुओं की व्यवस्था है। ठीक है, अब यहाँ जब धातु आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं, ये धात्विक बंध बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, धात्विक बंध, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो धात्विक बंध में क्या होगा, यहाँ जब धात्विक बंध बनेगा तो वो धात्विक बंध कितना प्रबल होगा या कितना दुर्बल होगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है। तो धात्विक बंध कितना प्रबल या दुर्बल है, ये निर्भर करता है किसके ऊपर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर। आप कहोगे सर कैसे। तो हमने क्या कहा कि अगर धात्विक बंध के अंदर जो बंध निर्माण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो बंध निर्माण में क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर बंध ज्यादा बनेगा, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा बनेंगे, बंध अगर ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा बंध बनने पर क्या होगा, ये जो धात्विक बंध होगा उतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रबल होगा। तो क्या होगा, धात्विक बंध क्या होगा, उतना ही प्रबल होगा। तो क्या होगा, प्रबल धात्विक बंध बनेगा। क्या बनेगा, प्रबल धात्विक बंध। और प्रबल धात्विक बंध बनने का मतलब क्या हो जाएगा, धातु जो होगा वो किस प्रकार का हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर। छोटा सा समझना, मैंने कहा कि अगर हमारे पास, ये हमारे पास कोई एटम है और ये दूसरा एटम है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों एटम के बीच में अगर मान लो कि पहले क्या था कि हमारे पास एक बॉन्ड बना हुआ है, पहले हमारे पास एक बॉन्ड बना हुआ है। तो एक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, मान लो कि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेड है, इसके पास भी क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे क्या मान लो बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो मतलब क्या होगा, आपके पास बॉन्ड जो बनेंगे वो क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। और ज्यादा बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो गया, इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, बढ़ जाएगी। तो धात्विक बंध अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतना ही धात्विक बंध क्या होगा हमारे पास, प्रबल होगा। और प्रबल धात्विक बंध होने का मतलब क्या होगा, हमारे पास धातु कैसा होगा, कठोर होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो धातु क्या होगा, कठोर होगा। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हमारे पास कम है तो धात्विक बंध क्या हो जाएगा हमारे पास, दुर्बल हो जाएगा। और कठोरता क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अपन 3D श्रेणी की बात करते हैं या डी ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं तो क्या होता है 3D श्रेणी में, स्कैंडियम से आप अगर कहाँ चलो, क्रोमियम तक, स्कैंडियम से लेकर अगर आप क्रोमियम तक जाते हैं तो क्या होता है, मैं यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दर्शा देता हूँ। किससे, n से। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, पहले हमारे पास, बताओ जरा, क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे, कठोरता क्या होगी हमारे पास, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ धातुओं की कठोरता क्या होती है, बढ़ती है। आगे चलते हैं। हमने कहा मैग्नीज जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है, 25। अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, तो यहाँ जो मैग्नीज होता है, इस मैग्नीज के पास क्या होते हैं, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कहा हमने कि 3D श्रेणी के अंदर जो मैग्नीज होता है उसके पास क्या होते हैं, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यहाँ जो D होता है उस D के पास 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 5 है। तो क्या कर दो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दो। तो यहाँ पे कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5, मतलब कुल सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास से 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, मैग्नीज के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, मैग्नीज के पास होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मैग्नीज जो होता है उसके पास अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अब मैग्नीज से आगे चलना स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ चलते हैं, मैग्नीज से आगे चलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैग्नीज से आप जैसे आगे जाओगे तो मैग्नीज से आगे कौन आता है, आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, हम पूरा समझ रहे हैं। ठीक है, आपको अगर नोटबुक के अंदर लिखना है, जैसे मान लो कि आपको बोर्ड एग्जाम देनी है, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपको एक सीधी लाइन लिखनी पड़ती है, तो आप आराम से समझ के उसके बाद आसानी से लिख सकते हैं। तो आयरन जो होता है उसका अपन बाह्यतम को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। इसका क्या होता है, 4s2 3d6 होता है। इसका क्या होता है, 4s2 3d7 होता है, 4s2 3d8 होता है और 4s1 3d10 होता है। और यहाँ जिंक का क्या होता है, 4s2 3d10। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जैसे आप आयरन से लेकर जिंक तक जाओगे, ठीक है, तो यहाँ देखो इस डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसके पास अयुग्मित कितने हो गए। तो क्या करना है, आपके पास डी के पास वही 5 कमरे बना लो, 1 2 3 4 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 6। तो 1 2 3 4 5 और छठा कहाँ जाएगा, वापस से यहाँ आ जाएगा। तो आयरन के पास डी के अंदर या डी कक्षक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी, 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ आयरन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 4 है। तो अगर अपन आगे जाएंगे तो यहाँ डी के अंदर 7 है, तो 7 आएंगे तो कितने हो जाएंगे इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाएंगे। इसके पास डी में 8 है तो कितने हो जाएंगे अयुग्मित हमारे पास, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एस के पास होगा कितना, 1 होगा, डी के पास तो कोई है ही नहीं। और यहाँ कितना होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कितना होगा हमारे पास 0 होगा। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाईं ओर जाते हैं तो क्या होगा, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ धात्विक कठोरता या धातुओं की कठोरता क्या होती है, बढ़ती जाती है। जबकि आयरन से लेकर जिंक तक क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने के कारण या कम होने के कारण धात्विक कठोरता क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो धातु होते हैं, ये जो डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं वो धात्विक प्रकृति के, अपन ने पढ़ा कि सभी क्या होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब आपको ये पूछा जाए कि इन धातुओं के अंदर कौन सी संरचना मिलती है ना, आपको अगर आपको पूछे कि धातु किस संरचना के अंदर हमें पाए जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सामान्यतः धातु होते हैं वो 3 प्रकार की संरचना दर्शाते हैं। सामान्यतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, 3 प्रकार की धात्विक संरचना दर्शाते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, बीसीसी बोलते हैं, दूसरे को अपन क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं, और थर्ड को हम क्या बोलते हैं, एचसीपी बोलते हैं। अच्छा, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्या कहेंगे अपन इसको हिंदी के अंदर, काय केंद्रित घनीय कोष्टिका। एफ का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड, फेस का मतलब क्या होता है, फलक केंद्रित, क्या बोलेंगे अपन, फलक केंद्रित घनीय। और यहाँ जो HCP होता है, उस HCP का मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल क्यूबिक सेंटर। देखो यहाँ पे HCP को अपन क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, क्या बोलेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो हमारे पास संक्रमण धातु तत्व सामान्यतः 3 प्रकार की संरचनाओं में पाए जाते हैं।
एक होता है BCC जिसे बोलते हैं काय केंद्रित घनीय संरचना, दूसरा होता है FCC जिसे क्या बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय संरचना, और तीसरा होता है हमारे पास HCP जिसे बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, अब ये इन तीनों संरचनाओं के अलावा आपने पढ़ा था मैग्नीज। तो मैग्नीज जो होता है वो क्या होता है, एक विशिष्ट निबिड़ित संकुलित संरचना में मिलता है। हमने क्या कहा था कि मैग्नीज के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, उसमें n-1d कक्षक के अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मैग्नीज अगर अपन देखते हैं कि मैग्नीज भैया कौन सी संरचना दर्शाता है, तो मैग्नीज क्या होता है अपने आप में ही एक विशेष निबिड़ित संकुलित संरचना के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जिंक होता है एक, तो हमारे पास एक कैडमियम होता है, एक मरकरी होता है, और एक हमारे पास क्या होता है मैग्नीज। ये जो चारों होते हैं वो क्या होते हैं, अपवाद मानती है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि सामान्य ताप पर इन जिंक, कैडमियम, मरकरी और हमारे पास क्या होता है मैग्नीज, इनको छोड़कर क्या होता है, इनकी एक से अधिक धात्विक संरचनाएं पाई जाती है। तो ये था हमारे पास क्या था, धात्विक प्रकृति की बात की हमने कि धात्विक प्रकृति कौन कौन सी संरचना मिलती है डी ब्लॉक तत्वों के अंदर। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी। क्या रहेगी, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था। अच्छा ये तीसरा पॉइंट है क्या, हमने फर्स्ट पढ़ा था आकार, दूसरा आयनन ऊर्जा और तीसरा धात्विक प्रकृति। ये कौन सा होगा हमारे पास, फोर्थ पॉइंट है। तो हम डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। क्या कहा आपने, डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि संक्रमण धातु तत्व सामान्यतः क्या होते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी धातु तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है तो वो +2 शो नहीं करेगा, वो +2 भी शो करता है। अगर किसी की +2 है तो +2 के साथ +3 या +1 ऐसे भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो आप क्या कहोगे कि संक्रमण धातु तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगर बोर्ड क्लास की बात करें तो प्रश्न आता है कि संक्रमण धातु तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। तो आंसर क्या करोगे आप, देखो हमने कहा था कि सबसे बाह्यतम कोष कौन सा होता है, NS होता है, NS कोष, और उसके अंदर कौन होता है हमारे पास, N-1d सेल होता है या N-1d कक्षक होता है। हम डी की बात करें ना, तो संक्रमण धातु तत्वों के अंदर क्या होता है, ये जो N-1d कक्षक होता है और ये जो NS कक्षक होता है, इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर होता है ना, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो ऊर्जा अंतर होता है, तो वो ऊर्जा अंतर क्या होता है हमारे पास, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो बाह्यतम कोष का S उपकक्षक होता है और जो आंतरिक N-1d कक्षक होता है, उन दोनों के बीच ऊर्जा अंतर क्या होता है, न्यून होता है। तो ऊर्जा अंतर अगर न्यून होगा तो इस NS कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो N-1d कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे पास बंध निर्माण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, बंध निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं या बंध निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे अपन कि संक्रमण धातु तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि संक्रमण धातु तत्वों के अंदर बाह्यतम NS कक्षक एवं आंतरिक N-1d कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतर न्यून होने के कारण क्या होता है, NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं N-1d कक्षक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था वो क्यों दर्शाते हैं। अब अगर आपको बात करें कि अगर डी ब्लॉक का कोई तत्व है वो अगर न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये डी ब्लॉक का तत्व न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दर्शा सकता है। अगर कोई अधिकतम दर्शा रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वो कैसे दर्शा रहा है। तो बताओ, देखें अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा और अधिकतम के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। तो अगर न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, और ये क्या होती है हमारे पास, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो डी ब्लॉक का तत्व न्यूनतम कितनी दर्शाएगा, तो हमने क्या कहा कि बाह्यतम जो कोष होता है वो S वाला होता है। तो NS कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है
NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर वो क्या दर्शाता है, अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो कोई भी डी ब्लॉक का तत्व है अगर न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो वो कैसे पता करेंगे अपन कि उसके NS कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अधिकतम की बात करें तो क्या होगा, NS के अंदर इलेक्ट्रॉन और N-1D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि अगर कोई परमाणु या कोई धातु तत्व है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, NS के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस में क्या हो जाएगा, N-1D कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो ये होता है कि कैसे कोई परमाणु या कोई धातु तत्व है अधिकतम या न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, वो पता करने के लिए। तो अब देखो 3D सीरीज के अंदर कौन कौन सा धातु तत्व है कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा आता है पहले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, कहां से शुरू होती है 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, हमने क्या देखना है इसके अंदर कि 3D सीरीज के जो धातु तत्व होते हैं या संक्रमण धातु तत्व होते हैं वो कौन कौन सी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, क्या होता है 4s2 3d क्या होता है 1, ब्लू से लिख देते हैं। टाइटेनियम जो होता है इसका क्या होता है 4s2 3d2, वेनेडियम का 4s2 3d3, क्रोमियम आप जानते हैं क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 4s1 3d5। मैग्नीज का क्या होता है 4s2 3d5। आयरन का क्या होता है 4s2 3d6। कोबाल्ट क्या होता है 4s2 3d7। निकल क्या होता है 4s2 3d8 और कॉपर का क्या होता है 4s1, ये वही क्या है इंपॉर्टेंट है, और ये होता है 3d10 और जिंक का क्या होता है 4s2 3d10। ये इनके बाह्यतम कोष का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शा दिया है। ठीक है, तो हम देखते क्या है कि जो स्कैंडियम होता है, ठीक है, तो स्कैंडियम के बाह्यतम NS कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है और N-1D के अंदर कितना है 1 है। तो ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दर्शाता है हमारे पास +3 से दर्शाता है, कितनी दर्शाता है +3। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो देखो जिंक के अंदर N-1D तो क्या है पूरा भरा हुआ है, N-1D क्या हमारे पास है पूरा भरा हुआ है। NS में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि जिंक जो होता है वो केवल और केवल क्या दर्शाता है +2 ऑक्सीडेशन दर्शाता है। तो स्कैंडियम एकमात्र +3 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलता है, मतलब जब स्कैंडियम की बात करेंगे तो स्कैंडियम केवल और केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर क्या होता है हमारे पास स्थायी होता है, जबकि जिंक क्या होता है हमारे पास +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर स्थायी होता है। क्रोमियम और कॉपर की बात करते हैं तो क्रोमियम और जो कॉपर होता है वो दोनों एक मात्र ऐसे डी ब्लॉक धातु तत्व हैं जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मैंने क्या कहा कि क्रोमियम एवं कॉपर एकमात्र ऐसे धातु तत्व हैं 3D सीरीज के जो केवल क्या होते हैं +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो क्रोमियम और कॉपर क्या दर्शा सकते हैं +1। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अपन तो देखना कि 3D सीरीज के अंदर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है। तो 3D सीरीज में आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आपने क्या पढ़ा था कि मैग्नीज जो होता है उस मैग्नीज के पास देखो बाह्यतम S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, D में कितने हैं 5 है। तो अधिकतम कितनी दर्शा सकता है ये, S के पास 2 है और D के पास कितने हैं 5 है, युग्मित है, तो कितनी दर्शाएगा ये NS के इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा N-1D के इलेक्ट्रॉन। अगर आप इनसे काउंट करोगे तो NS के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 और N-1D के अंदर कितने हैं 5, तो कितनी दर्शा सकता है ये 7। तो आपका प्रश्न ये था कि 3D सीरीज के अंदर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा मैग्नीज जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, स्कैंडियम क्या दर्शाता है +3, जिंक क्या दर्शाता है +2। 3D सीरीज का ऐसा कौन सा धातु तत्व है जो एकमात्र +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, तो कौन सा होता है हमारे पास क्रोमियम और कॉपर होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आयरन देखा होगा आप लोगों ने, आयरन क्या होता है आयरन +2 भी
दर्शाता है और +3b, फेरस और फेरिक। कोबाल्ट होता है वो +2 भी दर्शाता है और +3 भी। निकल होता है वो +2 +3, है ना। और कॉपर जो होता है वो +1 भी दर्शाता है और +2 भी दर्शाता है, ठीक है। टाइटेनियम क्या होता है, +2 दर्शाता है, +3 दर्शाता है। मतलब अगर अपन बात करें तो क्रोमियम की बात करते हैं, तो क्रोमियम क्या होता है, +3 भी दर्शाता है और +6 भी दर्शाता है। ये कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है जो सामान्यतः स्थायी होते हैं या दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो 3D सीरीज के अंदर अगर ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे पास है तो क्या होगा कि 3D सीरीज का या संक्रमण धातु तत्वों का कौन सा तत्व है +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है एकमात्र, तो कौन होता है, जिंक होता है, वो एकमात्र +2 ही दर्शाता है, उसके अलावा कोई भी नहीं दर्शाता। कौन सा +3 दर्शाता है, स्कैंडियम होता है। +1 कौन दर्शाते हैं, क्रोमियम और कॉपर। और लास्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि 3D सीरीज के अंदर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किस धातु तत्व के द्वारा दर्शाई जाती है, तो वो कौन होता है हमारे पास, मैग्नीज होता है। क्या होता है, मैग्नीज, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड, अभी अपन और बात कर लेते हैं। होती क्या ऑक्सीकरण अवस्था, अच्छे से जानते हो आप लोग कि बाह्यतम कोष का अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, चलो बता देते हैं। मैंने कहा कि अगर हमारे पास आयरन की बात कर लेते हैं ना, तो आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। इसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं अपन, आर्गन 4s2 3d6 होता है। तो यहां देखो कि इसके बाह्यतम कोष कौन सा है, 4 वाला है। तो बाह्यतम कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो बाह्यतम कोष के या एस उपकोष के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाए, बाहर निकाल दे अपन, ठीक है ना, क्या कर दे, बाहर निकाल दे। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर्गन और 4s के अंदर 0 हो जाएगा और 3d में कितने बचेंगे हमारे पास, 6 बचेंगे। तो यहाँ पे आयरन कौन सी दर्शाएगा, प्लस, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ से 2 निकाल दिए, यहाँ कितना निकाल दिया आपने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, 4s खाली हो जाएगा पूरा का पूरा और 3d में कितने बचेंगे, 5। और यहाँ आयरन क्या दर्शाएगा, आयरन +3। तो देखो होता क्या है, आयरन +2 और आयरन +3 में ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, आयरन +3, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अर्धपूरित विन्यास मिलता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये स्थायी होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ही वो क्या दर्शाता है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगर कोई डी ब्लॉक तत्व क्या होता है, अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो ना, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर हो, किसमें हो, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, तो वो है जो कंपाउंड बनाएगा वो कैसा बनाता है, आयनिक बनाता है। और अगर कोई क्या हो, अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो, तो वह कौन से यौगिक बनाता है, कोवलेंट या सहसंयोजक यौगिक बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर डी ब्लॉक का कोई तत्व है वो अपनी निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, कंपाउंड, तो कैसा बनाएगा, आयनिक नेचर का होगा। और अगर कैसा हो, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर, तो वो कैसा बनाएगा हमारे पास, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। उसके अलावा अगर आपने बात करें तो ऑक्साइड जो होते हैं, है ना, ऑक्साइड जो होते हैं उनकी अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, जैसे मैंने कहा कि कोई ऑक्साइड हमारे पास है, मैग्नीज का मान लिया, क्या मान लिया मैंने, मैग्नीज का हमारे पास कोई ऑक्साइड है। और अगर इस मैग्नीज के ऑक्साइड के अंदर हम क्या करते हैं, इस मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था बदलते हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्था बदलने के साथ साथ क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे पास इस मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था बदलेगी, ठीक है, तो जैसे जैसे इस मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसका जो क्षारीय सामर्थ्य होता है या क्षारीय प्रकृति जो होती है या अम्लीय प्रकृति होती है, क्या होती है, बदलती रहती है ना। तो मैं क्या कह दूंगा, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ अगर देखो MnO लिखा हुआ हमारे पास, एक तो मैग्नीज का ऑक्साइड है, एक MnO2 लिखा हुआ है, और एक लिख देते हैं अपन Mn2O3, Mn2O3, और एक लिख देते हैं Mn3O7, Mn3O7 मैग्नीज का ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि देखो मैग्नीज के अंदर, इन मैग्नीज के 4 ऑक्साइड हमारे पास लिखे हुए हैं, इन चारों ऑक्साइड के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है। यहाँ मैग्नीज +2 के अंदर है, यहाँ +4 के अंदर है, यहाँ हमारे पास प्लस कितना होगा, यहाँ पे +3 के अंदर है ना, इसको हटा देते हैं फिर अपन। और यहाँ हमारे पास मैग्नीज किसके अंदर है, +7 के अंदर, ठीक है। इस मैग्नीज के ऑक्साइडों में मैग्नीज क्या सभी के अंदर है, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर आ रहा है हमारे पास, +2 +3 और +6 वाला और ले लेते हैं कंपाउंड MnO3, और एक ले लिया हमने Mn3O7। अब समझ में आ जाएगा।
हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैग्नीज की अलग अलग ऑक्साइड लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6 मैग्नीज प्लस 6 के अंदर है और यहाँ पे मैग्नीज प्लस 7 के अंदर है। तो इन चारों मैग्नीज के ऑक्साइड के अंदर अगर आप क्या कहोगे कि जैसे जैसे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, जैसे जैसे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जो है हमारे पास, ये सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। आपने क्या कहा कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, और ये क्या अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। तो ये निम्नतम होने का मतलब इसकी नेचर कैसी होगी, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। अगर मैं अधिकतम की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीज +6 और +7 दर्शा रहा है, और +6 और +7 दर्शाने का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीज यहाँ अधिकतम दर्शा रहा है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये किस प्रकृति की हो जाएंगे हमारे पास, अम्लीय प्रकृति की। जो बीच में आता है मीडिएटर होता है, वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, उदासीन हो जाएगा या उभयधर्मी हो जाएगा। कैसा होगा, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी। तो क्या कहेंगे अपन कि किसी भी ऑक्साइड के अंदर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ उसकी अम्लीय सामर्थ्य और उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अपन लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करके खत्म करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था को। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको अपन बार बार पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी उसको अपन पढ़ने वाले हैं। देखो क्वेश्चन से बात करते हैं। निकल का टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में। ठीक है, तो यहां इस कंपाउंड के अंदर, यौगिक के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि अगर इसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, प्रश्न क्या हमारे पास है, में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए कि निकल यहाँ पे कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो आप क्या दिमाग लगाओगे, कैसे करोगे बताना। हमने क्या कहा कि कुछ डी ब्लॉक तत्व है ना, कुछ डी ब्लॉक तत्व है जो किसी उदासीन लिगेंड के साथ जुड़े हुए। देखो CO क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे उदासीन लिगेंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। अब जिन लोगों को लिगेंड समझ में नहीं आ रहा तो कोऑर्डिनेशन या उपसंयोजक यौगिक अपन पढ़ेंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि लिगेंड क्या होता है। एक बार रफली बता देता हूं कि लिगेंड क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब बेस की तरह व्यवहार करते हैं। किसी भी धातु आयन को इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। तो ये जो CO कार्बोनिल लिगेंड है वो कैसी प्रकृति का है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। ठीक है, तो ये उदासीन है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। तो निकल जब इसके साथ जुड़ा हुआ है तो निकल के ऊपर कोई भी ये आवेश उत्पन्न नहीं करेगा। तो क्या हो गया कि हम क्या कहेंगे कि धातु कार्बोनिल क्या हो जाएगा, ये मेटल कार्बोनिल या धातु कार्बोनिल यौगिकों में किसी भी धातु का ऑक्सीकरण कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। तो निकल कार्बोनिल, निकल टेट्रा कार्बोनिल के अंदर क्या होता है, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है हमारे पास, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। दूसरा एग्जांपल बात करें, ये हमारे पास आयरन का कार्बोनिल है FeCO5। इसमें आपसे पूछ ले कि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो देखो यही कौन है, कार्बोनिल है। क्या होता है, उदासीन लिगेंड होता है, तो उसके कारण इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं आएगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट, कोबाल्ट वाला। तो कोबाल्ट जो होता है उसके साथ CO और ये 6, तो ये तो बड़ा CO है और ये क्या है, कोबाल्ट। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, 0 होगी। तो लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या था ऑक्सीकरण अवस्था का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि किसी भी धातु कार्बोनिल के अंदर उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड होता है जो किसी धातु आयन के ऊपर कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात तो बता देते हैं। अगर आपको ये पूछे, देखो कंपटीशन के हिसाब से अगर आपको ये पूछे कि ये जो कार्बोनिल होता है, ये कार्बोनिल इसके साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देखो इसके अंदर क्या होते हैं, इस लिगेंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड भी और कौन से पाई एक्सेप्टर बॉन्ड भी होते हैं, है ना। ठीक है, अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे इसकी। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है उसमें कुछ डी ब्लॉक के तत्व 0 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा था, ऑक्सीकरण अवस्था वाला। उसके आगे ले लेते हैं अपन कौन सा, कलर्ड नेचर, रंगीन आयन बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या बनाते हैं हमारे पास, रंगीन आयन बनाते हैं, कलर्ड नेचर। हाँ भाई, रंगीन आयन बनने का मतलब क्या होता है, देखो रंगीन आयन कब बनेगा, तो मैं क्या कहता हूं, देखो कि जब भी आपके पास कलर कब शो होगा, तो सबसे पहली शर्त क्या है, कलर दर्शाने की शर्त क्या है, आता ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। तो रंग बनाने के लिए शर्तें क्या होगी, तो सबसे पहली शर्त क्या होनी जरूरी है
कि भैया आपके पास n-1d जो कक्षक है, n-1d कक्षक है, तो n-1d कक्षक में क्या होना जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझते हुए चलना। अरे किसी को नींद नहीं आ रही ना, जागते रहो। हमने क्या कहा कि कलर आ गया भैया, रंगीन कलरफुल जिंदगी आ रही है, आप कहाँ घूम रहे हो? रंग आने का मतलब क्या है कि n-1d कक्षक में उस आयन की क्या होने जरूरी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर n-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? वो यौगिक या तत्व या आयन क्या दर्शाएगा? हमारे पास रंग दर्शाएगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास? मैंने कहा भैया कि आपके पास जरूरी नहीं कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक चीज और हो सकती है, डी ट्रांजिशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डी और डी ट्रांजिशन को बोलते हैं अपन क्या? संक्रमण। कि डी संक्रमण हो। तो आप सोचोगे ये डी संक्रमण पहली बार सुना है ना? डी संक्रमण है ना, अलग अलग बात है ना। हमने क्या कहा कि एक तो पहली शर्त है कि उसके पास अगर n-1d कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये श्योर है कि वो यौगिक कैसा होगा? कलरफुल होगा। कैसा होगा? कलरफुल, मतलब रंगीन होगा, रंगहीन नहीं। कैसा होगा? रंगीन होगा। और दूसरा क्या है कि डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होता है तो आप एक बार समझना ध्यान से। मैंने कहा कि भैया डी के पास कितने का इलेक्ट्रॉन कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। कमरे कितने हैं डी के पास? 5 कमरे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 अपन ने कमरे दे दिए डी को। ठीक है। अब देखो डी का जो ये 5 जो कमरे होते हैं आप पढ़ते हैं ना सभी लोग, कौन सा होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं। अब ये सारे के सारे डी कक्षक होते हैं, वो कैसे होते हैं? समान ऊर्जा वाले होते हैं। क्या होते हैं? समान ऊर्जा वाले। समझना ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूं, बड़े शानदार तरीके से समझना आपको, क्योंकि ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो कहां काम में आने वाला है? उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर काम में आने वाला है। ठीक है। अब मैं जैसे ही क्या हुआ, देखो क्या है, मंदिर था। क्या था? मंदिर जानते हैं आप? मंदिर के बाहर क्या होता है? जैसे कोई श्रद्धालु आते हैं तो क्या होते हैं? प्रसाद वगैरह लेके आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, प्रसाद एक दूसरे को वितरित करते हैं। तो बाहर मान लो कि मंदिर के जैसे बाहर हम निकले तो क्या था? एक लाइन लगी हुई थी, बंदे खड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बंदे थे, सारे के सारे डी ब्लॉक के थे, एक मोला था डी वाला उसके थे, और सारों के सारे ऊर्जा क्या थी? समान एनर्जी थी। क्या थी? समान एनर्जी। अब क्या हुआ, जैसे ही वो श्रद्धालु जो आए थे, जो मंदिर के अंदर जो लोग आए थे, वो जैसे ही मंदिर से बाहर आकर उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या कहा मैंने? जैसे ही प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? असमान हो जाएगी। कैसे? कि कुछ तो कहां चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे, और कुछ कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ? इनमें अंदर विपाटन हो गया। क्या हो गया? विपाटन। और विपाटन का मतलब क्या होता है? फैलना। तो ये क्या होता है? डी कक्षकों का विपाटन। इनकी भाईचारी क्या हो गई? टूट गई। और टूटने से क्या हो गया? कुछ कक्षक तो ऊपर चले गए और कुछ कक्षक नीचे आ गए। ये वाले कक्षक होते हैं T2G, और इसे क्या बोलते हैं अपन? TG। ठीक है। तो यहां देखो बात क्या थी? डी संक्रमण की। रटना नहीं है भैया, समझना है। तो हमने क्या कहा कि अगर इस डी के पास कोई इलेक्ट्रॉन था, अगर इस डी के पास कोई इलेक्ट्रॉन था, तो इसको जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन भैया घूम के कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर। और जैसे ही ऊपर गया, एनर्जी दी, तब कहां गया? ये ऊपर गया। जैसे ही ऊपर जाने के बाद इसकी एनर्जी काम आ गई तो क्या होगा? ये वापस से अपनी मूल अवस्था के अंदर आएगा। मैंने क्या कहा कि डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में क्या कर गया? संक्रमण कर गया। लेकिन भैया लौट के कहां आना पड़ेगा? अपने ही घर को आना पड़ेगा। तो जैसे ही ये डी इलेक्ट्रॉन जो था वो अपनी मूल अवस्था के अंदर वापस आता है, क्या मूल अवस्था में संक्रमण करता है, तो क्या करेगा? ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन। और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उस ऊर्जा की क्या दिखती हमें? रंग दिखता है उसका। क्या दिखता है? रंग। तो मैं अगर आपको पूरा समझाना चाहूं तो क्या कहूंगा कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन या जब कोई डी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में संक्रमण करता है तो वह अपनी मूल अवस्था में आने के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसमें क्या दिखाई देता है? रंग दिखाई देता है। तो ये होता है डी संक्रमण। तो कोई भी यौगिक या कोई भी आयन रंग कब दर्शाता है? उसके पास क्या हो शर्तें कि एक तो उसके पास क्या होना जरूरी है, या तो कोई भी n-1 डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या हो हमारे पास? डी संक्रमण। तो डी संक्रमण क्या होता है हम आसानी से बता चुके हैं। चलो ठीक है, जल्दी से बताओ।
मेरे पास लिखा हुआ है स्कैंडियम 3+, पहला। दूसरा लिखा हुआ मैंने Zn2+, तीसरा लिखा हुआ मैंने आयरन 2+, फोर्थ लिखा हुआ है मैंने कोबाल्ट 3+। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन रंगहीन है? प्रश्न क्या है, कौन रंगहीन है, कौन रंग नहीं दर्शाता है। तो प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा धातु आयन रंग नहीं दर्शाता है। जल्दी से करो, तब तक मैं वाटर ले लेता हूं। जल्दी करो जल्दी, आपको करना कुछ नहीं है, जो आपको बताया बस उसी को ध्यान रखना है। देखो भैया, स्कैंडियम फटाफट देखेंगे। स्कैंडियम का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d1। कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहां से निकल जाएंगे, एक यहां से निकल जाएगा, क्या आएगा 4s0 3d0। बताओ क्या किसी के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, ये क्या होगा, रंगहीन होगा। क्या होगा, रंगहीन। Zn+2 क्या होता है, 4s2 3d10 होता है भैया। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2। कहां से निकालोगे, बाह्यतम कोष से। बाह्यतम कोष कौन सा है, 4 वाला। 2 निकल के क्या बचा, 3d10। तो डी के पास 5 कमरे, एक में 2, 5 तो 10, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं है मतलब क्या होगा, रंगहीन। Fe+2 क्या होता है, 4s2 3d6। कितने निकालने इलेक्ट्रॉन, 2। कहां से, बाह्यतम कोष से। कितना बचा, 3d6। देखो डी के पास कितने कक्षक हैं, 1 2 3 4 और ये 5। कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो कितने n पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4 हैं। और जब भी n4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से, अयुग्मित 4 हैं, इसका मतलब क्या दर्शाएगा, ये रंग दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, रंग। बात करते हैं कोबाल्ट की। क्या होता है कोबाल्ट, 4s2 3d7। कितने निकालने इलेक्ट्रॉन, 3। कहां से निकलेंगे, बाह्यतम कोष से। बाह्यतम कोष कौन सा है, 4s। कितने निकालने थे आपको, 3। यहां से कितने निकले, 2। एक कहां से निकलेगा, 3d6। क्या बचेगा हमारे पास, 3d6। और 3d6 का मतलब कितने आएंगे हमारे पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या निकल के आया कि स्कैंडियम और जिंक जो होते हैं वो क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होने के कारण कोई भी रंग नहीं दर्शाते। जबकि आयरन और कोबाल्ट क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, रंग दर्शाते हैं, कलरफुल होते हैं। तो आयरन और कोबाल्ट कैसे होगी, कलरफुल। और स्कैंडियम और जिंक क्या होगा हमारे पास, कलरलेस। तो एक लाइन और बोल सकते हैं कि वे डी ब्लॉक धातु तत्व है जिनके अंदर डी कक्षक पूर्ण भरा होता है, या जिनके पास डी के अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वे सामान्यतः रंगहीन या फिर कलरलेस होते हैं। बताओ, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, छोटे छोटे हैं, बात कर लेते हैं मिश्र धातु का निर्माण करना। कि डी ब्लॉक तत्व क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं भैया। क्या बनाते हैं, एलॉय। मिश्र को क्या बोलते हैं अपन, मिश्र धातु को अपन बोलते हैं एलॉय। एलॉय का मतलब क्या होता है, देखना, जो डी ब्लॉक के धातु तत्व होते हैं उनकी संरचना क्या होती है, उनके अंदर जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है उसमें परमाणु क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, लगभग समान आकार के होते हैं। क्या होते हैं, लगभग समान आकार के। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारे पास ये कोई डी ब्लॉक का कोई धातु है और उस धातु के अंदर क्या है, परमाणुओं की व्यवस्था है। ठीक ऐसा ही कहाँ है, दूसरी साइड में बना रखा है मैंने कुछ, है ना, समझने के लिए है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि डी ब्लॉक के अंदर परमाणुओं की व्यवस्था क्या होती है, लगभग समान होती है। और लगभग समान होने के कारण क्या होता है, ये मैंने मान लिया कॉपर है और ये कौन है हमारे पास है, जिंक है। तो ये कॉपर धातु, ये कौन है, जिंक धातु। तो कॉपर धातु के अंदर परमाणु की व्यवस्था अगर इस प्रकार से है तो जिंक के अंदर कुछ इस प्रकार से है। तो होगा क्या कि डी ब्लॉक या संक्रमण धातु तत्वों का परमाणुीय आकार लगभग समान होने के कारण दूसरा धातु तत्व क्या कर देता है, या दूसरा धातु तत्व का परमाणु क्या कर देता है, किसी दूसरे धातु परमाणु की अणु क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहां जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसमें कॉपर और जिंक हो गया। इसी प्रकार यहां भी कौन हो गया हमारे पास, जिंक आ गया, है ना। ठीक है, तो यहां पहले कौन था, केवल कॉपर था, अब क्या हो गया, इसके अंदर कॉपर भी है और कौन है, जिंक भी है। इसका मतलब इसके अंदर कौन है, कॉपर और जिंक दोनों की क्या है, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म है। तो हम क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तो उसके बाद कौन बनता है हमारे पास, मिश्र धातु बनती है। और मिश्र धातु के अंदर क्या
क्यों बनती है? क्योंकि डी ब्लॉक या संक्रमण धातु तत्व के परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है, जिसे कोई दूसरे धातु का परमाणु किसी दूसरे धातु के परमाणु को प्रतिस्थापित करके क्या बनाता है? मिश्र धातु बनाता है। तो कॉपर और जिंक अगर आती है तो क्या बनता है हमारे पास? पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल। और पीतल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रांस बोलते हैं। तो ब्रांस किसका बना होता है? कॉपर और जिंक का। उसके अलावा अपन बात करें कांसा, इसकी कांसा, तो कांसा जो मिश्र धातु होती है किसकी बनती है? कॉपर और टिन की। किसकी बनती है? कॉपर और टिन की। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, कौन होता है? स्टेनलेस स्टील। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु। तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु होती है उसका निर्माण किन किन धातुओं के मिलने से होता है? तो कौन कौन मिलता है? आयरन, क्रोमियम और निकल। तो आयरन, क्रोमियम और निकल धातु अगर मिल जाए तो क्या बन जाती है? स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील फीकर नहीं, क्या नहीं है? फीकर नहीं है। फीकर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास क्या है? स्टेनलेस स्टील है। क्या है? स्टेनलेस स्टील होती है। तो भैया मेल एलॉय का क्या मतलब है? भैया हम जब गाड़ी लेने जाते हैं तो बोलता है भैया एलॉय व्हील या वाले बिना एलॉय व्हील वाली। तो एलॉय व्हील वाले में क्या होता है? जो आपकी गाड़ी के जो रिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या हो गया? कि मिश्र धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। उनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। उनकी तनन सामर्थ्य क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं? सामान्यतः कठोर होती हैं, इनका गलनांक उच्च होता है और इनकी तनन सामर्थ्य क्या होती है? ज्यादा होती है और इनके ऊपर जंग भी नहीं लगता। मतलब क्या होती है? संक्षारण प्रतिरोधी भी होती है। लास्ट पॉइंट अपन इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं अपन। ठीक है, जल्दी से देखो। एक होता है हमारे पास कि डी ब्लॉक धातु तत्व क्या बनाते हैं? अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतराकाशी यौगिक। क्या बोलते हैं अंतराकाशी को? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हाँ भाई, सोना नहीं है ना। अंतराकाशी, देखो नाम से पता चल रहा है। काशी, कहाँ काशी? काशी का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। अंतरा का मतलब क्या हो गया? बीच के अंदर। तो क्या हुआ, मैंने देखा कि हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये धातु परमाणु इस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो जब धातु परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान रह गए। क्या हो गया? इनके बीच में छोटे छोटे क्या रह गए? रिक्त स्थान। तो इन रिक्त स्थानों के अंदर क्या आ जाए? ये मान लो कि कार्बन आ जाए, बोरोन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए। जैसे कि बोरोन आ जाए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये अधातु परमाणु आ जाए। अधातु परमाणु। और कैसे होते हैं ये? छोटे। तो अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं हमारे पास कि जब डी ब्लॉक धातु तत्व या संक्रमण धातुओं का जो क्रिस्टल जालक होता है उस क्रिस्टल जालक के अंदर क्या होते हैं? भीतर अगर अधातु, छोटे अधातु परमाणु आकर जुड़ जाएं या व्यवस्थित हो जाएं तो बनने वाला यौगिक क्या होता है हमारे पास? अंतराकाशी यौगिक होता है। क्या होता है? अंतराकाशी यौगिक होता है। तो बात समझ में आ गई ना कि अंतराकाशी यौगिक क्या होता है कि जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में परमाणु व्यवस्थित होते हैं तो उनके बीच में कुछ छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं और उन रिक्त स्थानों में कोई भी अधातु परमाणु या कोई भी छोटा अधातु परमाणु जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन आकर व्यवस्थित हो जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है। पहले खाली जगह थी, अब भर गई। इसका मतलब गलनांक क्या होता है? अंतराकाशी यौगिकों का ज्यादा होता है। तो अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? गलनांक ज्यादा होता है। इनका गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? गलनांक ज्यादा होता है। और उसके अलावा बात क्या करेंगे अपन? अंतराकाशी जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? सक्रिय या निष्क्रिय? इनर्ट होते हैं भैया। ये क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय। तो हम क्या कहेंगे कि अंतराकाशी यौगिकों का गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। और ये क्या होते हैं हमारे पास? निष्क्रिय यौगिक होते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो लास्ट पॉइंट क्या होता है कि अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? असमीकरण मितीय कंपाउंड होते हैं। असमीकरण मितीय यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? असमीकरणमितीय यौगिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। असमीकरणमितीय का मतलब क्या होता है? यहाँ जो हमारे पास देखो, अगर मैंने लिखा कि यहाँ पे TiC, टाइटेनियम का मैंने कार्बाइड लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? टाइटेनियम का कार्बाइड। तो इस टाइटेनियम का जो परमाणु थे उनके बीच में कौन जुड़ा? के कार्बन जुड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों का अनुपात 1:1 नहीं होता, ये एक अनिश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर जुड़ते हैं। तो वो क्या होते हैं? असमीकरणमितीय यौगिक।
तो डी ब्लॉक धातु तत्व के अंदर अगर हम अंतराकाश यौगिक की बात करें तो गलनांक ज्यादा होता है और निष्क्रिय यौगिक होते हैं और असमीकरण मितीय यौगिक होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पर इतना ही पढ़ने वाले हैं। उससे जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुणधर्म पढ़ने वाले हैं अपन, और उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।